हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू नियोनेटोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म नियोनेट develops central cyanosis, grunting and nasal flaring within 2 hours of birth. Chest x-ray shows bilateral ground glass opacifications with air bronchograms. What is the priority nursing intervention? हमारे ऑप्शंस हैं: ए एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला 2 लीटर पर मिनट, बी इज इनिशिएट सीपीएप 5 to 6 cmH2 with FiO2 titration, सी इज परफॉर्म immediate intubation and mechanical ventilation, डी इज एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट वाया लाइजर टेक्निक विदाउट रेस्पिरेटरी सपोर्ट। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 क्लिनिकल सिनेरियो देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल साइनोसिस, ग्रंटिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है। सेकेंड इज इट इज हैपनिंग विद इन 2 hours of birth. So second thing to consider is it is immediately after birth or 2 hours after birth. And third thing, clinical scenario to consider is chest X-ray shows bilateral ground glass opacifications with air bronchograms. So ऐसी कंडीशन में आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? चलिए हम तीनों क्लिनिकल सिनेरियो को डिकोड करते हैं और देखते हैं क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो है जो हमें सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज टाइमलाइन। हमें टाइमलाइन भी दी हुई है क्वेश्चन में कि ये कब हो रहा है। एंड थर्ड इज चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या दिए हुए हैं हमें। सबसे पहला सिम्टम दिया हुआ है सेंट्रल साइनोसिस। तो व्हाट इज सेंट्रल साइनोसिस? साइनोसिस बेसिकली इज ब्लूइश discoloration of skin caused by O2 deficiency। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंच नहीं पाती है तो सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है वो है साइनोसिस। ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि साइनोसिस क्या है। सेंट्रल सेंट्रल मीन्स अगर हम नियोनेटल बॉडी को हम क्लासिफाई करेंगे तो हम उसको सेंट्रल और पेरिफेरी में क्लासिफिक अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल में आता है जैसे उसका ट्रंक, चेस्ट, ब्रेन, जहाँ पर मेन वाइटल ऑर्गन्स आते हैं। और पेरिफेरी में क्या होता है, लिम्स जो भी आती है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स है। अगर लिम्स में साइनोसिस है तो उसको हम पेरिफेरल साइनोसिस बोलेंगे, और अगर चेस्ट एंड एब्डोमेन में साइनोसिस है तो उसको हम सेंट्रल साइनोसिस बोलते हैं। सो फर्स्ट वन है सेंट्रल साइनोसिस। तो यहाँ पर देखने के लिए है कि दिस इज का O2 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सेकंड वन इज सेकंड सिम्टम इज ग्रंटिंग। तो अगर आपने कभी ग्रंटिंग साउंड सुनी है नियोनेट्स में, अगर नहीं सुनी है तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं ग्रंटिंग साउंड कैसी होती है। सो व्हाट इज ग्रंटिंग क्या होता है, ये जो साउंड है ये कब आती है? व्हेन आवर बॉडी नेचुरली अटेम्प्ट्स टू मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स टू प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स। ठीक है। तो जब न्यूनेट पैदा होता है, अगर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो न्यूनेट अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उसका लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो खुला रहे। ठीक है। अगर उसको जो भी प्रॉब्लम है, सो उसमें जो वो एफर्ट लगा रहा है तो उसमें से एक साउंड निकलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रंटिंग। एंड थर्ड सिम्टम जो हमें यहाँ पर दिया है नेजल फ्लेयरिंग। सो व्हाट इज नेजल फ्लेयरिंग? इट इज अ widening of nostrils widening of nostrils for better air entry। आपने एक टर्म सुना होगा नाक फुलाना।
तो ये वैसे ही रहता है, जैसे अगर किसी भी न्यूनेट को साँस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, सो ही विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन, तो उसके कारण जो नॉस्ट्रल्स होती है वो थोड़ा साइज़ उनका बढ़ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ नेज़ल फ्लेयरिंग। अगर आप ये तीनों सिम्पटम को देखेंगे ध्यान से, तो these are all the symptoms of respiratory distress. So these are all the symptoms of respiratory distress, means patient अपना न्यूनेट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। अब हम सेकंड देखते हैं, हमें टाइमलाइन भी दी हुई है कि दिस इज हैपनिंग 2 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, इतनी जल्दी अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में है, सो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो इसके सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा MAS, दैट इज म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सेकंड वन इज TPN, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। सो म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे ही प्रोलॉन्ग लेबर वगैरह केस में क्या होता है, जो बेबी है वो वूम में ही म्यूकोनियम एक्सक्रीट कर देता है, और क्योंकि वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में है तो वो उसी को एस्पिरेट कर लेता है, क्योंकि म्यूकोनियम बहुत थिक नेचर का होता है, सो वो इंटरफेयर करता है प्रॉपर गैस एक्सचेंज में। तो म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वाले बेबी भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स से शो करते हैं। सेकेंड इज ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। व्हाट इज TTN? TTN इज मतलब ये भी एक कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो है जो न्यूबॉर्न को होता है। क्या होता है, जब लंग्स में से जो फ्लूइड होते हैं जो बर्थ के बाद क्राई के थ्रू क्लियर होना चाहिए, वो नहीं हो पाते अच्छे से इफेक्टिवली क्लियर। सो पेशेंट जो न्यूनेट है वो रैपिड ब्रीदिंग डेवलप करता है, जिसको हम टैकिपनिया बोलते हैं। सो दिस इज ऐसे पेशेंट्स कैन, और टैकिपनिया के कारण जो गैस एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए TTN के पेशेंट्स भी सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखा सकते हैं। थर्ड वन इज अगर पेशेंट को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लंग्स एंड हार्ट। अगर लंग्स और हार्ट में कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी से बच्चा पैदा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स शो करते हैं। फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली, हमारे लंग्स में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो सरफेक्टेंट की कमी से जो एल्वेलाई है वो ओपन नहीं रह पाता है और वो कोलैप्स हो जाता है, तो उसके वजह से गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होता है। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी के पेशेंट भी they present with the central cyanosis, grunting and nasal flaring, that are all symptoms of respiratory distress। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ दिया है, चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स हमें दिया हुआ है। फर्स्ट फाइंडिंग इज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, एंड सेकेंड वन इज एयर ब्रोंकोग्राम्स। मैं आपको एक डायग्राम के मदद से समझाना चाहूँगा कि ये होता क्या है। ये फर्स्ट वाला है, ये नॉर्मल लंग्स है न्यूनेट का। ठीक है, तो नॉर्मल लंग्स आप देख सकते हैं, जितना ये ब्लैक पोर्शन है दिस इज एयर फिल्ड। आपको पता है एक्सरे में जो भी ब्लैक दिखता है वो एयर को शो करता है, और जितना वाइट पार्ट होता है वो सॉलिड या बोन जैसे बोन्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मल यूनिट में देख सकते हैं कि एयर फिल्ड लंग्स है, मार्जिन अच्छे से दिख रहे हैं, सब अच्छे से दिख रहा है। अब सेकेंड एक्सरे को आप देखिए, इसमें लंग्स की बॉर्डर्स तो दिख रही है, लेकिन जो ब्लैकनेस जो होनी चाहिए नॉर्मल में वैसी है नहीं। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ये कहाँ से आया है, ये जैसे आप को एग्जांपल दें, जैसे बाथरूम में बहुत सारे लोगों के फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास में क्या, जब आप उसके थ्रू दूसरी तरफ देखते हैं,
फॉर एग्जांपल अगर दूसरे तरफ कोई लाइट जली है, सो आप लाइट को तो देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई मूव कर रहा है तो आप उसको चेहरा नहीं बता पाएँगे कि वो कौन मूव कर रहा है। कोई मूव कर रहा है ये ज़रूर दिख जाएगा, लेकिन कौन है वो आप डिटेल स्पेसिफाई नहीं कर पाएँगे थ्रू दैट ग्लास। तो ऐसे ही एक्स-रे होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। एंड थर्ड वन इज़ एयर ब्रोंकोग्राम्स। थर्ड एक्स-रे में आप देखिए जो ब्लैकनेस है वो ब्रोंक्यूल्स में प्रेज़ेंट है। मीन्स जो एयर है वो ब्रोंक्यूल्स में तो प्रेज़ेंट है, लेकिन उसके पीछे का लंग्स देखिए आप, लंग्स एकदम ही व्हाइट है। मीन्स जो एयर आ रही है ब्रोंक्यूल्स से वो एल्वियोलस में जा नहीं पा रही है। तो इसलिए लंग्स जो है पूरा व्हाइट दिख रहा है। सो मीन्स जो यहाँ एंड स्ट्रक्चर होते हैं एल्वेओलाई, जो एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ तक एल्वेओलाई जो है वो कोलैप्स हो गई है, जिसके कारण वो अंदर एयर रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरा लंग्स ये दिख रहा है। सो दीज आर द these two, ground glass opacity and air bronchogram, these are called as hallmark findings of RDS। मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के हर पेशेंट में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और एयर ब्रोंकोग्राम्स ये देखने के लिए मिलता ही है। सो एक्सरे से तो क्या दिख रहा है हमें, हॉलमार्क ये आरडीएस दिख रहा है। अभी जैसे आप टाइमलाइन में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में मिकेनियम का कोई भी मेंशन नहीं है, सो ये एमएस तो नहीं है। यहाँ पर कोई टीटीएन के कोई और सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट टीटीएन। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज भी नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और अब सिम्टम्स देख ही सकते हैं, सिम्टम्स जो भी हैं सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम हैं। सो ये जो क्वेश्चन में जो भी जो नियोनेट की कंडीशन है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म इज RDS। तो हम अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन RDS इज लंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट क्या होता है मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो सर्फेक्टेंट इज अ lipoprotein produced by pneumocytes। ठीक है, अब ये न्यूमोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये एंड स्ट्रक्चर का कैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल दिस इज आर ब्लड वेसल्स, ठीक है, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पर आरबीसीज हैं। सो जो टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स होते हैं, यहाँ पर दिस इज अ लास्ट लेयर्स ऑफ एल्वेलस। एल्वेलस में एक ही थिन मेम्ब्रेन होती है ताकि अच्छे से गैस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। सो वहाँ पे जो ये सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ये लॉन्ग होते हैं और ट्यूबुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा, ये जो गैसेस एक्सचेंज का apparatus है उसका स्ट्रक्चर रहता है। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स are long and tubular and they form a base of this respiratory apparatus। अब जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो जस्ट इनसाइड ऑफ द एल्वुलाई होते हैं, ठीक। अब और ये स्मॉल होते हैं एंड दे आर क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के होते हैं, और ये थोड़े छोटे होते हैं। सो दे सिक्रीट अ लिक्विड कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट, ठीक है। और ये सर्फेक्टेंट ऐसे लाइनिंग में रहता है पूरे, आप ये एल्वेलाई का आप स्ट्रक्चर देखेंगे। सो ये सरफेस टेंशन से बचाता है, दिस इज द सर्फेक्टेंट। ओके, सो ये सर्फेक्टेंट जैसे नाम है सरफेस टेंशन को कम करता है ये एल्वेलाई को, ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना हो पाए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ surfactant? It reduces surface tension, surface tension within
alveoli, keeping them open, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली न्यूनेट्स में 34 टू 36 वीक्स में लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, लंग्स मैच्योर, एंड दे हैव एडुकेट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट टू सर्वाइव। लेकिन जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं, ठीक है, प्रीटर्म बेबीज में इमेच्योर लंग्स होने के कारण प्रीटर्म बेबीज है इमेच्योर लंग्स, सो दे कैन इजीली डेवलप आरडीएस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्री टर्म में होता है, ये टर्म बेबीज में भी हो जाता है। टर्म बेबीज में किनको होता है, जिनकी मदर्स को डीएम है, एंड जिसने विदाउट लेबर एलएससीएस करा लिया। क्या होता है जब आप एलएससीएस करते हैं और जो लेबर पेन्स वगैरह होते हैं, इससे हेल्प होती है बच्चे के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग होने में हेल्प होती है। तो वो लेबर बिना आए अगर आप एलएससीएस करा देंगे तो दे ऑल्सो टेंड टू डेवलप surfactant deficiency, elective LSCS without labor, and other or conditions also can predispose to result in deficiency of surfactant। ठीक है, तो ये तो पूरा सर्फेक्टेंट है। अब ये जैसे मैंने ये यहाँ पर डायग्राम लगाया है, आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं, ये एल्वेलाई कोलैप्स हो गया। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटिलैक्टोसिस। एटिलैक्टोसिस इज कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई ड्यू टू इनसफिशिएंट और डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। अब ये कोलैप्स हो जाएगा एल्वेलाई, तो ये गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं कर पाता है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और द पेशेंट कैन डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। So let's discuss respiratory distress syndrome further. So these patients with respiratory distress syndrome, ये एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इनके क्या क्या होते हैं? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है इन बेबीज का? जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन में भी है, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ आरडीएसआर was grunting, central cyanosis, nasal flaring. These are called as classical symptoms of आरडीएस। और इसके साथ और क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? टेकिपनिया, फिफ्थ इज इंटरकोस्टल रेस्पिरेशन। इंटरकोस्टल रेस्पिरेशन इज यूज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स टू एड इन रेस्पिरेशन। अगर न्यूबॉर्न कोई भी आरडीएस में है, अगर आप उसका चेस्ट ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है। एंड सिक्स्थ वन इज डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स, decreased breath sounds. So these are the clinical presentation or symptoms of the patient who is in, or neonate who is in respiratory distress. Second one is इसका डायग्नोस्टिक हॉलमार्क जैसे बताया है। डायग्नोस्टिक हॉलमार्क सिम्टम्स दो होते हैं जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी एंड एयर ब्रोंकोग्राम्स। ये हॉलमार्क सिम्टम्स हैं। अगर आप किसी भी आरडीएस पेशेंट का एक्सरे करेंगे नियोनेट का, तो ये दोनों देखने के लिए मिलता है। देन लेट्स डिस्कस व्हाट व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस। हम कैसे ट्रीटमेंट एंड अप्रोच, सबसे पहले ट्रीटमेंट डिपेंड करता है हमारे अप्रोच, अप्रोच में कि अप्रोच मीन्स कि कौन से स्टेज का आरडीएस है। तो इस स्टेजिंग के लिए आरडीएस है या पेशेंट को नहीं है, और कितना आरडीएस है, इसके लिए जो अप्रोच के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिल्वरमैन एंडरसन स्केल। सो ये जो न्यू स्केल होता है जिसमें सिक्स पैरामीटर्स को ये मेजर करता है। फॉर एग्जांपल
चेस्ट मूवमेंट, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, साइफॉइड रिट्रैक्शंस, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग, ये सबको असेस करके हम पेशेंट को न्यूनेट को स्कोर देते हैं। इट कैन रेंज 0 टू 12। ठीक है, 0 टू 12 इसका स्कोर होता है। तो अगर किसी पेशेंट का स्कोर 0 है, दैट मीन्स नो आरडीएस। देन अगर पेशेंट का स्कोर आता है 1 टू 3, दैट इज माइल्ड आरडीएस। देन 4 टू 6 अगर न्यूनेट का स्कोर है, दैट इज मॉडरेट आरडीएस। And if the score is greater than 6, it is called as severe RDS. अब इसके हिसाब से इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने हैं। नो आरडीएस मीन्स नो ट्रीटमेंट। ठीक है, उसको आरडीएस नहीं है तो ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर पेशेंट माइल्ड आरडीएस में है, इसमें आपका जो मेन जो भी ट्रीटमेंट और जो भी अप्रोच रहता है मैनेजमेंट, दैट इज डिपेंडेड ऑन O2। सिर्फ O2 देने से भी इसमें काम बन जाता है। अब आप उसको नेजल प्रॉन्ग्स के थ्रू भी दे सकते हैं, 2 लीटर 5, जैसे भी पेशेंट का एज पर SpO2 उसको अपने को O2 देना होता है। सेकंड इज अगर मॉडरेट आरडीएस है, मींस पेशेंट अपना जो न्यूनेट है वो अपना एल्वियोलाई को रिक्रूट नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक आर्टिफिशियल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अब आर्टिफिशियल सबसे पहले इंटेंसिव और नॉन इंटेंसिव हो सकता है। तो सबसे पहले इंटेंसिव से पहले हमें नॉन इंटेंसिव प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल मॉडरेट RDS का जो ट्रीटमेंट आता है, दैट इज वी हैव टू अटैच द पेशेंट टू अ CPAP. So CPAP is a machine. So CPAP stands for, तो CPAP क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, एक नॉर्मल नियोनेट का हमें ये सेटिंग रखनी पड़ती है 5 to 6 सेंटीमीटर ऑफ H2O इसमें। तो CPAP में जब हम ये सेटिंग 5 to 6 रखते हैं, तो वो एक प्रेशर थ्रू अ मास्क, अगर आप जो मास्क जो CPAP का मास्क आप अच्छे से लगाएंगे, अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है, तो वो 5 to 6 सेंटीमीटर का प्रेशर देता है, ताकि एल्वेलाई खुला रहे। ठीक है, और पेशेंट को उस प्रेशर के थ्रू ब्रीथ करना होता है, पूरा रेस्पिरेशन करना होता है। ठीक है, तो हमें मॉडरेट केसेस को हैंडल करना होता है CPAP के थ्रू। देन अगेन अगर सीवियर है पेशेंट, सीवियर RDS है, वी हैव टू डू इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन। सो ये दीज आर ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर RDS। ठीक है, भी जैसे पेशेंट को RDS में क्या होता है, इनसफिशिएंट या डेफिशिएंसी होता है सर्फेक्टेंट की। तो किसी के सीवियर केसेस में इंट्यूबेशन के साथ साथ हमें जो आर्टिफिशियली मीन्स एक्सटर्नली हमें सर्फेक्टेंट इंसर्ट भी करना एडमिनिस्टर भी करना पड़ सकता है। तो दैट इज एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट। सो ये माइल्ड में तो नहीं, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस दोनों में किया जा सकता है। सो पेशेंट को सबसे पहले हमें CPAP के थ्रू उसके एल्वेलाई ओपन करने पड़ते हैं। और अगर CPAP मॉडरेट केसेस में CPAP के थ्रू आप एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको लाइजा टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। लाइजा स्टैंड्स फॉर लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अगर आप पेशेंट इंट्यूबेटेड है, तो इंट्यूबेटेड पेशेंट को भी हम एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट दे सकते हैं, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंश्योर टेक्निक। दिस इज इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अभी हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। तो term neonate develops respiratory distress within 2 hours of birth with hallmark symptoms of RDS. आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? अभी आपको क्लासीफाई, जैसे मैंने बताया, क्लासीफाई करना है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सो ये सीवियर में तो अभी है नहीं। ठीक है, इंट्यूबेट करने की ज़रूरत एज सच लग नहीं रही है। तो आपका सबसे जो मेन है, क्योंकि RDS में क्या होता है, आपके एल्वेलाइज ओपन नहीं रह पाते, तो O2 सिर्फ दे के, दिस इज अ टेम्परेरी रिलीफ। जो O2, अगर आप ऑप्शन ए है, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन थ्रू नेजल कैनुला। आप ऑक्सीजन दे तो देंगे टाइम बिंग के लिए, शायद ये SpO2 को
थोड़ा वैल्यूज़ को अल्टर भी कर दे, लेकिन आप इससे मेन जो प्रॉब्लम है एल्वेओलाई कोलैप्स की वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। सेकंड इज़ इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। जैसे मैंने बताया दीज़ आर रिजर्व्ड फॉर सीवियर केसेस। तो सीवियर केसेस में मैकेनिकल वेंटिलेशन, लेकिन उससे पहले आपको सीपैप ट्राई करना होता है। नॉन इन्वेसिव मेथड्स भी ट्राई, आप डायरेक्ट किसी भी सीवियर क्लासिफाई करके आप उसको इंट्यूबेट नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीपैप यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी, इनिशिएट सीपैप एट 5 to 6 सेंटीमीटर H2O with FiO2 titration is the right answer. सो FiO2 टाइट्रेशन मीन्स अगर आप सीपैप के साथ ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी भी दे रहे हैं, तो जैसे ही सीपैप लगता है सो एल्वेलाई रिक्रूट होते हैं और उस पेशेंट का जो SpO2 है वो भी बढ़ता है। तो इस उस हिसाब से आपको जो फ्रैक्शनल O2 है जो चल रहा है साथ में, आपको उसको टाइट्रेट करना होता है, कम करना होता है। Then option D is administer surfactant via LISA technique without respiratory support. ये ऑप्शन डी मैंने बताया, आप जो सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन आप मॉडरेट एंड सीवियर केसेस दोनों में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विदाउट नहीं, विद रेस्पिरेटरी सपोर्ट करना होता है। अगर एल्वेलाई ओपन ही नहीं रहेंगे तो सर्फेक्टेंट आप डालेंगे कहाँ? सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आपकी प्रायोरिटी, जैसे यहाँ पूछा प्रायोरिटी, दीज आर ऑल आप सब कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपकी रहेगी सीपैप के थ्रू पेशेंट का एल्वेलाई ओपन करना और उसका जो भी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दूर करना। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनिशिएट सीपैप at 5 to 6 cm H2O with FiO2 titration. Thank you.